अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज जो है हम लोग फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का एक प्रैक्टिकल कवर कर रहे हैं और वैसे जो बुक मैंने यूज़ करी उसके मुताबिक ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। और बेसिकली मशहूर है ये जो है वो सिंपल सा हम एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को इस्तेमाल करेंगे, उसी नाम से मशहूर है। और क्या क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट की तरफ ध्यान देते हैं। टू डिटरमाइन हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल स्फीयर। एक स्मॉल स्फीयर हमें दिया जाएगा, बॉल बेयरिंग वगैरह या कोई स्फीयर होता है, उसका जो है वो हमें मालूम करना है वॉल्यूम। और दूसरा जो पार्ट है उसके अंदर हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। एक वायर या एक नीडल दी जाती है, कील वगैरह, जिसकी मदद से हमें जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर मालूम करना होता है। और कील का भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का सेम फार्मूला है, सेम स्ट्रक्चर होता है, तो उसको भी यूज़ करवाते हैं कॉलेज वाले। जैसा भी हो, ये एक्सपेरिमेंट करना है हमें। दो पार्ट हैं अपरेटस में हमारे पास। सबसे पहले एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है और एक मेटेलिक स्मॉल स्फीयर होगा और एक मेटेलिक वायर होगा। वायर नहीं तो मैंने आपको बता दिया, वायर भी हो सकती है या फिर एक नीडल भी हो सकती है, क्योंकि वायर और नीडल का स्ट्रक्चर तो एक्चुअली सेम है, वैसे कि नीडल थोड़ी सी बड़ी होती है, तो एक्सपेरिमेंट करना आसान हो जाता है। वर्किंग फार्मूला अगर देखते हैं तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जिसको हम वी से शो करते हैं, वो है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई 3.142 और आर जो है ना, ये है रेडियस ऑफ स्फीयर। नीचे लिखा हुआ भी है, इट इज़ रेडियस ऑफ स्फीयर। तो जो भी हमें स्फीयर दिया जाएगा बेसिकली हमें उसका रेडियस मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। रेडियस मालूम हो जाएगा तो इजीली इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम को। पहली बात, ये हमारे ए पार्ट का वर्किंग फार्मूला है। और जो बी पार्ट है जिसमें हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर फाइंड करना है, ए से शो करते हैं, वो होता है पाई आर स्क्वायर। अगेन क्या बात है, पाई तो ऑलरेडी हमें पता है 3.142, फिर हमें आर मालूम करना है। एंड व्हाट इज़ आर? आर इज़ द रेडियस ऑफ द वायर। तो अगेन हमें रेडियस ऑफ द वायर यूज़ करना है, ठीक है। अब बात ये आती है कि क्योंकि हमें लेंथ मेजर करनी है, जाहिर सी बात है रेडियस से ख़ास किस्म की लेंथ को कहते हैं, तो हम स्केल को इस्तेमाल कर लें, भाई स्केल से नाप लें। लेकिन सारी बात ये है कि जो चीज़ें हम मेजर कर रहे हैं उनके रेडियस बहुत छोटे हैं, रेडियस कम है, तो इतने कम रेडियस को हम स्केल की मदद से मालूम नहीं कर सकते। तो फिर कौन आएगा हमारी मदद के लिए? हमारी मदद के लिए आएगा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। स्क्रू गेज जो है वो बहुत छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन ही मेजर कर सकता है और स्क्रू के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, इस वजह से उसे स्क्रू गेज कहते हैं। और माइक्रोमीटर इसी वजह से, बिकॉज इट कैन मेजर माइक्रोमीटर, ओके। लेकिन बहरहाल हर कॉलेज के अंदर सेम स्क्रू गेज नहीं होता, डिफरेंट स्क्रू गेजेस होते हैं, तो उस लिहाज से आप अपने आप को एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहली बात, किसी भी अगर हम मुझे इस्तेमाल करना है इंस्ट्रूमेंट को, तो मुझे पता होना चाहिए लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट से क्या मुराद है? लीस्ट काउंट होती है स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी मेजर्ड बाय दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे छोटी से छोटी रीडिंग हम मेजर कर सकते हैं वो कहलाता है लीस्ट काउंट, ठीक है। और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए पिच ऑफ स्क्रू और नंबर ऑफ डिविजन ऑफ द सर्कुलर स्केल। अभी मैं बता दूंगा कि पिच ऑफ द स्क्रू कैसे फाइंड करते हैं और नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल क्या है। पिच के बारे में आपको बता दूं, अगर स्क्रू का थोड़ा सा आपको आइडिया है तो हमें पता है कोई भी अगर स्क्रू होता है तो उसकी कुछ इस किस्म की शेप होती है और उस शेप के अंदर यहाँ पर कुछ थ्रेड्स होते हैं, ठीक है ना। और रूल ये कहता है कि जब भी हम इसको एक रोटेशन देते हैं तो वो दो थ्रेड्स के दरमियान का हाइट या डेप्थ कवर करता है। जब भी हम एक रोटेशन देंगे, एक रोटेशन का मतलब हो गया कि वो दो थ्रेड्स के दरमियान का डिस्टेंस कवर करेगा। और ये जो दो थ्रेड्स के दरमियान का डिस्टेंस है, यही दरअसल पिच ऑफ स्क्रू कहलाता है, जिसको डी या एच से जाहिर करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो अगर मैं सर्किल को, अगर स्क्रू को एक मरतबा रोटेट कराऊंगा तो जो हाइट वो कवर करेगा वो हो जाएगी पिच। दो रोटेशंस कराऊंगा तो हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, हम उसको जो है वो डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ईजी काम है बहुत ज़्यादा। तो लीस्ट काउंट मेजर करने के लिए पिच ऑफ द स्क्रू पता होना चाहिए। पिच ऑफ द स्क्रू का मतलब स्क्रू वो फासला जो स्क्रू तय करता है ड्यू टू वन रोटेशन। और उसके अलावा नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल किस तरह से मालूम करते हैं वो अभी जब मैं आपको दिखाऊंगा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, तो उससे बात क्लियर हो जाएगी। अगेन एक बात है, ज़ीरो एरर। ये ज़ीरो एरर जो है ना वो उसी वक्त बता देंगे, क्योंकि ज़ीरो एरर समझने के लिए हमें जो है वो स्क्रू गेज को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वर्किंग फार्मूला हो गया, पिच वगैरह हो गई, और ऑब्जर्वेशंस हैं। उन ऑब्जर्वेशंस को फिल करने से पहले थोड़ा सा ये जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है ना, इसका चलो मैं डायरेक्ट उसी स्क्रू गेज पे बता दूंगा, आप लोग याद रखना। और अगर इसकी स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी फ़िलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आप याद कर सकते हो। बाकी मैं इनके नाम बता दूंगा। तो लीस्ट काउंट मालूम करने से पहले हमें पिच ऑफ द स्क्रू मालूम करना है, जो कि है लीनियर डिस्टेंस ऑन द मेन स्केल ट्रेवल्ड और नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन, ठीक है ना। तो ये सब फिल करने के लिए लाजमी तौर पे हमें सबसे पहले स्क्रू गेज को ही समझना पड़ेगा।
ओके तो ये आ गया हमारे पास एक स्क्रू गेज। कुछ इस किस्म की हमारे पास शक्ल होती है स्क्रू गेज की, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर इसको रोटेट करा रहा हूँ तो एक स्क्रू जो है वो लूज़ होता चला जा रहा है और ये जो है वो दोनों के दरमियान में गैप जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे आप देखो दोनों के दरमियान में गैप बढ़ता चला जा रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया ना, स्क्रू गेज कहलाते हैं इस वजह से क्योंकि ये स्क्रू के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। जो स्क्रू का प्रिंसिपल है ना, वो यही है कि जब हम उसको एक रोटेशन कराते हैं तो वो दो थ्रेड्स के दरमियान का डिस्टेंस कवर करता है, जिसे हम पिच ऑफ द स्क्रू भी कहते हैं। ठीक है भाई, तो इसकी कुछ शेप होती है। अब इसके अंदर जो मेन बातें हैं ना उनको समझ लो कि कौन सा स्केल या कौन सी चीज़ क्या कहलाती है वन बाय वन। ये जो स्केल नज़र आ रहा है ना यहाँ पर, ये वाला स्केल, ये स्केल कहलाता है मेन स्केल। ठीक है, दिस इज़ मेन स्केल, जहाँ पे सारी की सारी रीडिंग आप देख सकते हो। एक ज़ीरो है, फिर नीचे एक लाइन है जो 0.5 को शो करती है, फिर एक वाली लाइन आती है और 1 2 3 4 और फिर ये 5 आ गए यहाँ पे ज़ीरो, और फिर ये आ गया 5, फिर आ गया 5 लाइनों के बाद 10। ये जो 5 लिखा हुआ है ना, बेसिकली ये 5 मिलीमीटर है। और इसी तरीके से जो 10 लिखा हुआ है ये 10 मिलीमीटर है, या जैसे हम 1 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। और ये जो नीचे वाली लाइनें नज़र आ रही हैं आपको, ये 0.5 को जाहिर कर रहा है। जो नीचे लाइन है ना, ये वाली लाइंस, ये 0.5 को शो कर रही हैं कि ज़ीरो, फिर 0.5 मिलीमीटर, फिर 1 मिलीमीटर, फिर 1.5, फिर 2, इस तरह होते होते ये 5 मिलीमीटर्स हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो मेन स्केल है ना, इसमें सारी की सारी रीडिंग जो है वो मिलीमीटर्स के अंदर है। और अगर सेंटीमीटर्स में लिखना चाहेंगे तो वो फिर हम डिवाइड कर सकते हैं 10 से, ईजिली आपको आना चाहिए। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो डिवाइड बाई 10 कर देंगे। ये वाला स्केल जो कि मूव कर रहा है और इसके ऊपर रीडिंग लिखी हुई नज़र आ रही है 0 5 10 15 20, और ये जा रही है 45, और 45 के बाद 5 लाइनें और हैं ज़ीरो होने तक। तो ये जो सारी की सारी कहानी है, ये जो पूरा स्केल नज़र आ रहा है, ये कहलाता है सर्कुलर स्केल, क्योंकि ये सर्कुलर है। इजी बात है, ये सर्कुलर है तो इसको सर्कुलर स्केल कहते हैं। और ये मेन स्केल या वर्नियर स्केल भी कहते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर क्योंकि स्क्रू गेज की बात कर रहे हैं तो उसको मेन स्केल कहना ही सही रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, ये जो है ये आ गया है फिक्स्ड एंड या एनविल भी कहलाता है। ठीक है, ये स्पिंडल या मूविंग एंड भी कहलाता है, क्योंकि एक्चुअली यही एंड है जो कि मूव करेगा, और ये वाला जो एंड है ये अपनी जगह पर फिक्स रहता है। ठीक है, इसकी मदद से हम मूव कराते हैं थोड़ा सा खुरदुरा सा, इसी वजह से ताकि मूव करने में आसानी हो। इसको थिम्बल कहा जाता है, इसकी मदद से हम इसको मूव कराते हैं, या ड्रम भी कहलाता है। ओके, मूविंग एंड, फिक्स्ड एंड, ये वाला पार्ट इसको कहते हैं फ्रेम। ठीक है ना, ये फ्रेम है। और फ्रेम के अलावा ये हो गया मेन स्केल, ये हो गया सर्कुलर स्केल, और ये हो गया हमारे पास थिम्बल, और ये हो गया रैचेट। रैचेट क्या है? बेसिकली जब हम इसको टाइट करते हैं तो हम यहाँ से पकड़ के इसको टाइट करेंगे। ठीक है ना, हम इसको ऐसे पकड़ के टाइट करेंगे। जब हम इसको ऐसे टाइट करेंगे तो आप एक बात ऑब्जर्व करोगे कि जैसे ही टाइट हो जाएगा ना, आवाज़ आई, ये रैचेट में से आवाज़ आ रही है। जैसे ही 3-4 बार आवाज़ आ जाए आप समझ जाओ कि ये टाइट हो गया। ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। बात ये कि अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के हाथ में दिया जाए तो वो तो कोशिश करते हैं सारी जान इसी पे लगा दें और इसको टाइट कर दें। तो बहरहाल इससे टाइट नहीं करना। इससे टाइट करोगे तो पता नहीं चलेगा टाइट हो गया नहीं हो गया, क्योंकि कुछ की जान ज़्यादा होगी वो ज़्यादा ही टाइट कर देंगे, कुछ ढीले डाले होंगे कम छोड़ देंगे। तो बेहतर है आप इससे टाइट करें। जब आप इससे टाइट करेंगे 2-3 बार आवाज़ आएगी, इट मीन्स कि ये टाइट हो गया, ज़्यादा जान लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो गए सारे के सारे पार्ट जो कि आपको पता लग गया कि अच्छा ये सारे पार्ट हैं जो कि हम स्क्रू गेज के अंदर देखते हैं। ठीक है, अब अहम बात क्या थी? अहम बात थी सबसे पहले जो मुझे आपको समझाना चाह रहा था वो था ज़ीरो एरर। देखो, होना ये चाहिए कि जब भी हम स्क्रू गेज को टाइट करें तो स्क्रू गेज का ज़ीरो जो है, ये मेन स्केल की एक रेफरेंस लाइन आपको नज़र आ रही है, ये एक लाइन नज़र आ रही है ना, ये कहलाती है रेफरेंस लाइन। तो बेसिकली अगर एरर नहीं है तो ये जो रेफरेंस लाइन है ये क्रॉस करनी चाहिए हमारे जब टाइट कर दें बिल्कुल ना सर्कुलर स्केल के ज़ीरो से। ये वाली जो रेफरेंस लाइन है ये हमारे सर्कुलर के ज़ीरो से कोइंसाइड करेगी, तो हम कहेंगे कोई भी एरर नहीं है। आ गई बस, टाइट हो गया। लेकिन अब आप देखिए रेफरेंस लाइन नीचे रह गई। ठीक है, और ये जो है ज़ीरो ये कहाँ चला गया? ये चला गया ऊपर। सर्कुलर का ज़ीरो ऊपर चला गया, ओके, और रेफरेंस लाइन नीचे रह गई। अगर कुछ ऐसा सिस्टम है कि ज़ीरो ऊपर चला गया तो इस ज़ीरो एरर को कहते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर। नो ज़ीरो एरर कब होता? जब ऐसी कोई सूरत हाल होती है ज़ीरो कोइंसाइड करता रेफरेंस लाइन से, लेकिन ये ऊपर चला गया तो ये हो गया नेगेटिव ज़ीरो एरर। और अगर ये नीचे रह जाता फॉर एग्जाम्पल तो ये क्या हो जाता? ये हो जाता हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर। ठीक है, इस तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहलाता है, जिसको हम प्लस या माइनस करते हैं। अगर ज़ीरो एरर फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास ज़ीरो एरर क्या आ रहा है? ज़ीरो ऊपर चला गया, इट मीन्स इट इज़ नेगेटिव ज़ीरो एरर। नेगेटिव ज़ीरो एरर को हमेशा आंसर में ऐड किया जाएगा। ठीक है, और वो लिखा हुआ भी होगा ऑब्जर्वेशन टेबल जब याद करोगे। और अगर ये नीचे रह जाता और पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता
तो फिर हमें उसे क्या करना पड़ता, हमें उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। तो बड़ा अहम काम है सही तरीके से मालूम करने का, क्योंकि हमें लाजमी तौर पर मालूम करना पड़ेगा जीरो एरर क्या है। ठीक है जी, तो जीरो एरर का मसला हल हो गया और हमारे पास जीरो एरर अभी मालूम कर लेंगे, लेकिन उससे पहले लीस्ट काउंट। कभी भी रीडिंग अगर ऑब्जर्व करनी है तो सबसे पहला काम होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट मालूम करना। लीस्ट काउंट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी मेजर्ड बाय दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। उसके लिए क्या कहा था, उसके लिए कहा था कि आप रोटेट कराइए और एक रोटेशन के बाद जितना फासला तय करे स्क्रू मेन स्केल के ऊपर, उसको आपने नोट कर लेना है। तो ठीक है, अभी ये टाइट हो चुका है, अब मैं इसको लूज करके एक रोटेशन कवर करा रहा हूँ। ठीक है, एक रोटेशन मैं कवर कराऊंगा। तो जैसे ही मैंने एक रोटेशन कवर कराई, सिर्फ नीचे से एक लाइन नजर आ रही है। ठीक है ना, आई होप नजर आ रहा हो, लेकिन अभी फिलहाल नीचे एक लाइन नजर आ रही है। और मैंने आपको बताया था जो नीचे वाली लाइन है ये जाहिर करती है 0.5 मिलीमीटर को। इसका मतलब जो पिच है वो है 0.5। ठीक है, क्योंकि मैंने एक रोटेशन कराया तो मेन स्केल के ऊपर कितना फासला तय हो गया, एक छोटी वाली लाइन नजर आई तो 0.5। और जब मैं दो रोटेशन कराऊंगा कंप्लीट तो ऊपर वाली एक लाइन नजर आना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब हो गया 1 मिलीमीटर। तो पिच ऑफ स्क्रू जो हमने फाइंड करी है वो कितनी आ गई है, वो आ गई है 0.5 और हम मेजर कर रहे हैं उसको मिलीमीटर के अंदर। ठीक है ना, 0.5 मिलीमीटर आ गया। डिवाइड बाय मैंने कितनी रोटेशंस कराई थी, मैंने जस्ट 1 रोटेशन कराई थी, तो इसका मतलब पिच ऑफ द स्क्रू डिवाइड करने के बाद इतना ही आ जाएगा ना, कितना 0.5 मिलीमीटर। भाई फिलहाल मिलीमीटर में लिख रहा हूँ, फिर बाद में उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, अब आ गया हमारे पास लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, पिच डिवाइड बाय दिस वैल्यू। पिच हमारे पास आई है 0.5 मिलीमीटर के अंदर ना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल मैंने आपको बताई थी, 45 के बाद 5 लाइनें और आ रही हैं, तो इसका मतलब वो 50 बन रहा था ना, 50 बन रहा था। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ डिवीजन हो गई बराबर 50 के। तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कराएंगे 0.5 डिवाइड बाई 50, 0.5 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.01। ये आ गया 0.01 मिलीमीटर। ठीक है ना, जबकि मैंने आपको क्या बताया, हमें आंसर सेंटीमीटर्स में चाहिए, तो सेंटीमीटर्स में करने के लिए इस वैल्यू को हम क्या कराएंगे, हम कराएंगे डिवाइड बाय 10। तो ये हो जाएगा 0.001, 0.001 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास इसका लीस्ट काउंट। ठीक है ना, लीस्ट काउंट हमारे पास आ गया। और जो टोटल रीडिंग है उसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना है, ये लिखा हुआ है जीरो एरर इज इक्वल टू ए इंटू 0.001। ठीक है, ये 0.001 सेंटीमीटर जो आया है, तो इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये ए क्या चीज़ है, ए वो रीडिंग है, नंबर ऑफ डिवीजन है सर्कुलर स्केल की, जो कि कोइंसाइड कर रही थी रेफरेंस लाइन ऑफ द मेन स्केल जब हम जीरो एरर मालूम कर रहे थे। तो देखो, जब हम जीरो एरर मालूम कर रहे हैं तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको किया टाइट। टाइट करने के बाद अब वो वाली लाइन लिखनी है जो कि कोइंसाइड करेगी रेफरेंस लाइन को। देख सकते हो आप, ये आ गया 45, 45 से नीचे वाली लाइन क्या है, ये है 39, 38। आप देख सकते हो, सॉरी 45, 40 तो इधर आ रहा है, ये आ गया 45, 44, 43। जो 43 वाली लाइन है सर्कुलर स्केल की, वो कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल के साथ। जब हमने अभी कुछ भी नहीं लगाया हुआ, अभी जीरो एरर मालूम कर रहे हैं ना, तो आप जब इसको लूज करो टाइट करो, लूज करो टाइट करो, जो भी कोइंसाइड करे वो आपने उधर ए के लिए लिखना है। 45, 44 और ये हो गया 43। तो अब हम क्या करेंगे, जीरो एरर मालूम करने के लिए हम 43 को मल्टीप्लाई कराएंगे 0.001 से, ये हमारे पास जीरो एरर आ जाएगा। ठीक है ना, जीरो एरर जो कि अभी हम पूरा का पूरा ए के बराबर लिखेंगे कि क्या वैल्यू बन रही है। तो 43 इंटू 0.001। ठीक है, 43 इंटू 0.001, ये आ गया 0.043। ये आ जाएगा 0.043 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारा जो जीरो एरर आ रहा था वो कैसा आ रहा है, हमारा जीरो एरर जीरो ऊपर जा रहा है, इट मीन्स इट इज़ नेगेटिव। यानी कि जब भी हमारे पास आंसर आएगा तो इस आंसर को हमें इधर प्लस करना पड़ेगा। जो टोटल रीडिंग है ना, मीन्स कि हमें इसको प्लस ही करना है, सही लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे लिहाज से। और अगर पॉजिटिव जीरो एरर होता तो उसे हमें माइनस करना पड़ता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले डायमीटर ऑफ स्फीयर के लिए सॉल्व करेंगे कि स्फीयर हमें दिया जाएगा और हम उसका डायमीटर फाइंड करेंगे कि डायमीटर कितना आ रहा है। ठीक है भाई, तो ये आ गया हमारे पास एक स्फीयर और ये आ गया हमारे पास स्क्रू गेज। अब जैसे कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हमें बेसिकली करना क्या है, हमें फाइंड करना है इसका डायमीटर।
बाद में फिर रेडियस आएगा। तो अब इसको लूज़ किया आपने, मैंने थोड़ा सा बड़ा स्फीयर लिया है, ठीक है, ताकि स्क्रीन के ऊपर सही से नज़र आ जाए। और कॉलेजेस के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है आपको जो है वो एक इससे भी छोटा स्फीयर दिया जाए या इतनी साइज़ का दिया जाए। तो बहरहाल इसको आप अरेंज कर लोगे। मैंने क्या करा कि मैंने इस स्फीयर को इसमें यहाँ से टाइट कर रहा हूँ, देख लो मैं इसको इस तरफ से टाइट कर रहा हूँ, यहाँ से बीच में इसको अटका के। आवाज़ आ गई, इट मीन्स कि ये हो गया टाइट। अब जब ये टाइट हो गया तो मैंने ऑब्जर्वेशन लेनी है मेन स्केल की और सर्कुलर स्केल की। तो अब आप एक बात ऑब्जर्व कीजिए कि मेन स्केल रीडिंग हमें कैसे फाइंड करनी है। मेन स्केल रीडिंग फाइंड करने का तरीक़ेकार ये है कि आप ये देख लें कि कौन सी आखिरी मेन स्केल की रीडिंग आपको नज़र आ रही है, जो लाइन नज़र आ रही है। करीब करीब नहीं देखना, जो लाइन नज़र आ रही है। तो देख लो ये हो गया 5 मिलीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, और 1 के बाद एक ये आ गया 1.1, ऊपर वाला तो 1 के ही बराबर है ना, 1 मिलीमीटर के, ये हो गया 1.1। और ये जो अगली लाइन है वो हमें नज़र नहीं आ रही है, 1.1, और नीचे आ रहा है ये आ गया 0.5, तो ये हो गया 11.5 मिलीमीटर। सही भाई, समझ गए ना, मैं मिलीमीटर के अंदर बता रहा हूँ पहले, फिर उसको आप डिवाइड बाय 10 कर सकते हो इजीली। तो ये 11 वाली लाइन पूरी नज़र आ रही है, 11 के बाद नीचे 0.5 वाली नज़र आ रही है, तो ये हो गया 11.5 मिलीमीटर। और 11.5 मिलीमीटर को जब आप डिवाइड कराओगे 10 से तो क्या आ जाएगा, 11.5 डिवाइड बाय 10, 1.15 जो कि सेंटीमीटर के अंदर होगा। जब 1.15 लिखेंगे तो 1.15 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अभी नोट भी कर लो अपने पास ना, मैं भी अलग से लिख के दिखा दूंगा। तो मेन स्केल रीडिंग तो आप सिर्फ देख लेंगे कितना आगे गया, तो जो रीडिंग आ रही होगी उसको मिलीमीटर में या डायरेक्ट सेंटीमीटर में देख लो। ये 1 सेंटीमीटर है, ये ऊपर वाली लाइन 1.1 सेंटीमीटर हो गया और नीचे 0.5, तो 1.15 सेंटीमीटर। अच्छा, सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे देखी जाती है कि ये जो रेफरेंस लाइन है इसके साथ हमारी कौन सी रीडिंग सर्कुलर की कॉन्साइड कर रही है इस रेफरेंस लाइन के साथ। तो आप देखो ये आ रहा है 45, 46, 47, 48, तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग जो 48 है ना वो कॉन्साइड कर रही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा लूज हो गया मेरे पकड़ने की वजह से, दोबारा से टाइट कर देते हैं। चलो, मेन स्केल तो वैसे भी चेंज नहीं होता, सर्कुलर चेंज हो सकता है, ठीक है जी। ये आ गया, तो अगेन यहाँ पे हमें नोट करना था कि कौन सी कॉन्साइड कर रही है। तो ये हो गया 45, 46, 47, और अब 47 के ज़रा ज़्यादा करीब है, तो ठीक है 47 कर देंगे। सर्कुलर स्केल रीडिंग 47 आ गई और ये आ गई 1.15, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 1.15 सेंटीमीटर में, और सर्कुलर स्केल कितना आया था, ये आई थी 47। नाउ हमें क्या करना है, 47 को मल्टीप्लाई करना है हमने 0.47 को मल्टीप्लाई करना है 0.001, जो इसका लीस्ट काउंट था, तो आ जाएगा 0.047। और जैसे ही 0.047 आ जाएगा इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको ऐड कर देंगे। तो अभी क्या करना है, टोटल रीडिंग के लिए इनको टोटल ऐड करना है। बी यहाँ से आ गया और ये क्या आ गया हमारे पास 1.15, और प्लस हमें करना है 0.047, ठीक है। इनको ऐड करो, क्या वैल्यू बनी, ये हो गया 1.15 प्लस 0.047, ठीक है। ये वैल्यू हो गई हमारे पास 1.197, ये आ गया 1.197। अभी जो बाकी रीडिंग है ना उसमें हमें क्या करना है, थोड़ा सा लूज करो, टाइट करो, और फिर दोबारा से रीडिंग लेते रहो। फॉर एग्जांपल भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको स्फीयर को थोड़ा सा मैं और लूज कर रहा हूँ, ठीक है। स्फीयर को मैंने लूज किया और अब अगेन मैं इसको विद द हेल्प ऑफ रैचेट टाइट कर दूंगा ना। तो अब मैं जैसे ही इसको टाइट करूंगा तो हो सकता है कि सर्कुलर या मेन में कुछ चेंज आ जाए। तो देखो मेन में तो वैसे ना होने के बराबर का फ़र्क आता है और अभी भी वही है 1.15, लेकिन हाँ सर्कुलर जो है वो 46, 47, ठीक है ना। ये हो गई है 40, ये हो गया 45, 46, 47, 48 के ज़्यादा करीब हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको कर देंगे 1.15, इसको कर देंगे 48, तो ये आ जाएगा 0.048। और इसी तरीके से यहाँ पर जब इसको ऐड कर देंगे 0.048 में, तो ये हो जाएगा कितना, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.198, ठीक है ना। और इसका आंसर इधर लिख दूँ 1.197, और इधर तो मीन लिखनी है ना, अभी लिख देंगे। इसी तरीके से सारी रीडिंग्स कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे जो भी आंसर आता रहेगा उन सबको आप प्लस करोगे, तीनों आंसर्स को आप प्लस कर दोगे
और फिर डिवाइड कर दोगे 3 से तो मीन आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और ये मीन आंसर हो जाएगा। मैं सब नहीं कर रहा, आप बस समझ जाओ, रीडिंग लेना तो सिखा दिया, थोड़ा सा काम अब आपको खुद भी करना है। अब काम यह है कि जो करेक्टेड रीडिंग होगी उसके लिए आप क्या करेंगे, जो भी मेन रीडिंग होती है उसके अंदर आप जीरो एरर को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। जो भी करेक्टेड रीडिंग होगी उसमें आप जीरो एरर को या तो ऐड कर दोगे या तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो लेट से अगर हमारा मीन आया 1.198, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल हमारा जो मीन रीडिंग है 1.198 आ गई है, तो इसमें अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो जीरो एरर था वो नेगेटिव था, तो हमें इसको ऐड करना पड़ेगा 0.043। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास 1.198 और इसमें प्लस कर देंगे 0.043, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, ये आंसर आ जाएगा 1.241, ठीक है ना। ये हमारे पास डायमीटर का आंसर आ रहा है, डायमीटर ऑफ स्फीयर हम मालूम कर रहे हैं, ठीक है। और 4 रीडिंग होगी, 3 होगी, तो उन सबको ऐड करके एवरेज फाइंड करना है, एवरेज का मतलब नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करना है। ये हमारे पास सेंटीमीटर के अंदर आ गया है डायमीटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन पहले कर लें। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें डायमीटर से रेडियस निकालना पड़ेगा, तो रेडियस होता है डायमीटर डिवाइड बाई 2। तो हम क्या करेंगे, हम जो भी वैल्यू आई थी इसको हम कर देंगे डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 0.6205, ये आ गया सेंटीमीटर। जब रेडियस आ गया, फॉर एग्जांपल मीन इतना आ गया, तो वॉल्यूम मालूम करने के लिए 4/3, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर का क्यूब, तो 0.6205 का हमें करना पड़ेगा क्यूब। अब ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ है ना, ये आप पुट करें कैलकुलेटर में, मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 और डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.003 वैल्यूज तक लिखते हैं 0, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, विच इज़ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो डायमीटर की जो आंसर आया, सबसे पहली बात, जो 3 रीडिंग ली या 4 ली उनका मीन फाइंड करा, इधर जो भी मीन रीडिंग आई उसमें अगर पॉजिटिव जीरो एरर था तो माइनस करा, माइनस था तो प्लस कर दिया, हमारा जीरो एरर नेगेटिव था तो हमने ऐड करा, ये आ गया डायमीटर। डायमीटर का हाफ करना ज़रूरी है ताकि रेडियस आ जाए, फिर उसकी वैल्यू पुट कर दी फॉर्मूले में, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया और पहला पार्ट मुकम्मल हो गया। सेकेंड पार्ट जो है उसमें हमें क्या फाइंड करना है, उसमें हमें फाइंड करना है डायमीटर ऑफ अ वायर। तो मैंने आपको बताया, या तो आपको वायर का वायर गिवन होगा या फिर एक नीडल गिवन होगी, परफॉर्मेंस एक ही तरह से होनी है। तो इस तरीके से या तो कोई वायर गिवन होगा पतला सा, या फिर एक कोई नीडल टाइप होगी, ठीक है। कॉलेजेस के अंदर दोनों ही इस्तेमाल होते हैं, जो भी प्रेफर करते हैं आपके कॉलेज वाले। रीडिंग लेने का तरीक़ेकार वही है, और वायर थोड़ा सा वीडियो में नज़र नहीं आएगा, वरना ऐसे भी रीडिंग बताते। मैं आपको नीडल को किस तरीके से रखना है वो बताऊँगा, ठीक है, उससे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। नीडल को आपने इस तरीके से रखना है, आपको इसका नीडल का डायमीटर चाहिए, जो है सिलेंड्रिकल इसकी शेप होती है, आपको ये शेप चाहिए ताकि एरिया फाइंड कर सको ना, विद द हेल्प ऑफ डायमीटर एंड रेडियस। टाइट किया, टाइट हो गया, इसी तरीके से करना है। वायर को भी इसी तरीके से लगाना होगा, अगर वायर होगा ना इस तरीके से ही लगाना होगा। ओके, तो स्टार्ट करो दोबारा से, वही जैसे हमने रीडिंग लेने का तरीक़ेकार सीखा। मेन स्केल कैसे टाइट हो गया है, मेन स्केल में ये देखना है कि कितना आगे जा चुका है, तो 1.1, 0.2 और नीचे वाली 5 वाली लाइन नज़र आ रही है, यानी कि हो जाएगा 0.25। मेन स्केल रीडिंग मिलीमीटर के अंदर 0.25 आ रही है, सही है, और सॉरी सेंटीमीटर के अंदर 0.25 आ रही है, मिलीमीटर में तो देख लो 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर और 2.5, नीचे वाली एक लाइन मिला के 2.5 हो जाएगा ना मिलीमीटर में, और सेंटीमीटर के अंदर 0.25 कहलाएगा, उसी को डिवाइड बाय 10 करते हैं। और सर्कुलर स्केल रीडिंग जो लाइन कॉन्साइड कर रही हो, तो 5 और 10, और 10 के नीचे वाली लाइन कौन सी होगी, 10 के नीचे वाली लाइन होगी 9, तो 9 को कॉन्साइड कर रहा है सर्कुलर स्केल ना। सर्कुलर स्केल हो गया 9 और वो हो गया 0.25, तो ये हो गया सेंटीमीटर में 0.25, ये आ गया 9, और फिलहाल 9 इंटू 0.001 हो जाएगा, 9 इंटू 0.001 इट इज़ इक्वल टू 0.009, ठीक है, ये आ गया 0.009। और फिर टोटल रीडिंग कैसे आएगी, इसमें इसको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.25 प्लस 0.009, तो ये हो जाएगा 0.259, ठीक है, ये आ गया हमारे पास टोटल रीडिंग एक। अब जब नेक्स्ट रीडिंग चाहिए होगी तो दोबारा वही काम करो, इसको थोड़ा सा आप लूज करो और फिर टाइट कर दो। अब देखो किसी रीडिंग में कोई फ़र्क आया, मेन स्केल वही रही, मेन स्केल में तो चेंज नहीं आता, सर्कुलर में चेंज आता है, और सर्कुलर में इस बार जो लाइन कॉन्साइड हो रही है वो 9 नहीं हो रही है, बल्कि 8 वाली लाइन कॉन्साइड करा, देख सकते हो आप लोग। तो अब जब रीडिंग लिखेंगे तो इसको कर देंगे 0.25, इसको कर देंगे 8,
ये हो जाएगा 0.008 और ये हो जाएगा 0.258। इसी तरीके से अगली रीडिंग ली जा सकती है, और जितनी भी रीडिंग आ जाए, फॉर एग्जांपल अगली रीडिंग मैंने ली थी तो 0.25 आया, और ये आंसर आ गया फॉर एग्जांपल 8, ये आ गया 0.008, तो 0.258। मीन कैसे, इन तीनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 3 कर देंगे। 0.259 प्लस 0.258 प्लस 0.258, तो ये बराबर आ गया हमारे पास डिवाइड बाय 3 करके 0.258, 0.258, विच इज़ द डायमीटर ऑफ द वायर। वायर का डायमीटर आया है। अब वायर का डायमीटर तो आ गया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसका रेडियस निकालना पड़ेगा अलग से ना। इधर लिख के दिखा देता हूँ, रेडियस जो है वो बराबर आ जाएगा किसके, रेडियस बराबर आ जाएगा हमारे पास क्या वैल्यू आई थी 0.258। अच्छा हाँ, एक मिनट, करेक्टेड रीडिंग रह गई ना, करेक्ट नहीं करा मैं रीडिंग को। 0.258 प्लस नेगेटिव जीरो एरर था कितना, 0.043 का, 0.043 ये हमारी करेक्टेड रीडिंग आएगी ना। तो 0.258 प्लस 0.043 ये बराबर आ गया हमारे पास 0.301 के सेंटीमीटर में, विच इज डायमीटर। और अब इसका आधा करना पड़ेगा, 0.301 डिवाइड बाय 2, 0.301 डिवाइडेड बाय 2, इट इज इक्वल टू 0.1505, चलो 0.015 ही कर देते हैं, ठीक है जी। नाउ फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3.14 पाई की वैल्यू, और आर का स्क्वायर करना पड़ेगा 0.15 का करना पड़ेगा स्क्वायर। तो 3.14 इंटू किस चीज़ का स्क्वायर, 0.15 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 0.0706 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका वॉल्यूम, ये आ गया सेकंड का एरिया, तो ये हो गया 1.000 और ये हो गया 0.0706 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों आंसर्स आ गए, ठीक है जी। तो रिजल्ट के अंदर इसी तरीके से आंसर लिख दोगे, और फिर यहाँ पर सोर्सेज ऑफ एरर आ जाएंगे, प्रिकॉशंस, इनको याद रखना। तो दैट्स ऑल जो चीज़ हमें फाइंड करनी थी। आई होप आपको पूरा प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह जब खुद परफॉर्म करोगे तो और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। दैट्स ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।